क्यों लिख रहे हैं कि क्योंकि प्रदेश के बिना उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। यदि आप अप्रदेशी कहेंगे तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने में हमें दिक्कत जाएगी, इसलिए हम उसको एक प्रदेशी कह रहे हैं। मूल गाथा इस प्रकार है। मूल गाथा में उन्होंने वो एक प्रदेश पना सिद्ध किया है। यस्ण संति प्रदेशा सप्रदेश तम चदोणादुम सुन्नम जानम अत्यंतरभूत मदित्रो। जिस अर्थ का ना एक भी परदेश हो, शून्य ही है जगत में परदेश बिन ना। अभी यहाँ अर्थ का अर्थ पदार्थ है। ऐसे अनेक अर्थ होते हैं अर्थ के। अर्थ अपने आप में अनेक अर्थ, धन भी उसका एक अर्थ होता है। और भी अर्थ कर इसका अर्थ समझ में नहीं आया, ये भी उसका अर्थ होता है। तो यहाँ अर्थ माने पदार्थ है। जिस अर्थ का इस लोक में प्रदेश नहीं है उसे कहते उस पदार्थ को लोक में शून्य पड़ने का दोष आएगा। वो पदार्थ ही नहीं सिद्ध होगा, उसको पदार्थ को हम कैसे सिद्ध करेंगे कि जिस पदार्थ का इस लोक में ना एक ही प्रदेश हो, जिस पदार्थ का इस लोक में एक भी प्रदेश नहीं होगा तो वह शून्य ही जगत में, उस जगत में शून्य पाना उसमें आ जाएगा। प्रदेश बिन जो अर्थ क्या मतलब है ऐसा उसको बता रहे हैं। जिस पदार्थ का परमार्थ से एक भी प्रदेश न हो, परमार्थ मान वास्तव में एक भी प्रदेश न हो, उस पदार्थ को शून्य जानो। शून्य पाना का दोष लाएगा उसमें, क्योंकि वह अस्तित्व से अर्थांतरभूत है। अर्थांतरभूत का मतलब अन्य है। अर्थांतरभूत का मीनिंग क्या है? वह उससे अन्य है, वो उस रूप नहीं है, मतलब उससे भिन्न है, वो अर्थांतरभूत है। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। तत्व प्रदीप का टीका में आचार्य अमृतचंद्र उसी के भाव को और खुलासा करते हैं। क्या कहते हैं देखो कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य की एक रूप स्वरूप में वृत्ति रूप ही अस्तित्व है। माने तीनों एक समय में होते हैं, यही उसका अस्तित्व है। उसके अस्तित्व का ज्ञान करा रहे हैं। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य की एक स्वरूप, एक पना, एक स्वरूप की जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति वह परिणमन ही अस्तित्व को बताता है। वो वस्तु का अस्तित्व को बताने वाला कि उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये तीन रूप परिणम होता है ना, वो पदार्थ है। तो वो ये सिद्ध करता है कि वो कोई पदार्थ है। माने उसको देखो, कहीं उसको पर्याय के अर्थ में प्रयोग किया है और कहीं वृत्ति को, और कहीं उसके पदार्थ के अर्थ में प्रयोग किया है। दोनों को समझना कि कहाँ उसका पर्याय के अर्थ लिया है और कहाँ उसका द्रव्य अर्थ लिया है, ये समझना पड़ेगा अपन को। देखो वह वृत्ति अर्थात अस्तित्व, यहाँ उसको अस्तित्व कह रहे हैं। अस्तित्व तो पर्याय का भी होता है। वह वृत्ति अर्थात अस्तित्व काल द्रव्य में प्रवेश के बिना ही होता है। जो उसका अस्तित्व है वो काल द्रव्य प्रदेश के बिना होता है। अकेला काल द्रव्य को आप प्रदेशी, एक प्रदेशी कहा है ना, तो ऐसा कहना संभव नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अभाव में वृत्तिमान का अभाव होता है। हम प्रदेश को अप्रदेशी कहेंगे तो उस वृत्तिमान जो पर्याय द्रव्यपना है उसका वो अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा, वो उसका अभाव होगा। वृत्तिमान माने हैं द्रव्य और वृत्ति माने है पर्याय। वृत्ति और वृत्तिमान का दोनों फर्क डाला है उन्होंने। वृत्तिमान माने द्रव्य। तो ये कहते हैं देखो कि क्योंकि प्रदेश के अभाव में वृत्तिमान का अभाव होता है। वृत्तिमान मान द्रव्य का अभाव होता है। प्रदेश के बिना पदार्थ शून्य ही है। जो जिसका प्रदेश नहीं है वो पदार्थ शून्य हो जाएगा। माने आप प्रदेश ही कहेंगे यदि तुम काल द्रव्य को, तो उसमें ये दिक्कत आएगी कि उसको शून्यपन आ जाएगा। इसलिए उसको आप प्रदेशी मत कहो, एक प्रदेशी कहो।
एक प्रदेशी का दूसरा पर्यायवाची अर्थ अप्रदेशी होता है, लेकिन उसको आप अप्रदेशी न कह एक ही प्रदेशी कहो। ये कह रहे हैं वो कि शून्य बना का दोष आता है, क्योंकि वह पदार्थ का अस्तित्व नामक वृत्ति से अर्थांतरभूत है, अन्य है। वो जो ये पदार्थ है ना, उसका अस्तित्व है, वो अर्थांतरभूत है, माने अन्य रूप है वो। इस पर यदि कोई कहे, और इतनी बात हमने कर दी, इसमें कोई शंका करे, प्रश्न करे, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि इस पर यदि कोई कहे, क्या कहे कि समय पर्याय रूप वृत्ति ही मानना चाहिए। समय जो है वो पर्याय वृत्ति, यहाँ पर्याय अर्थ में ले रहे हैं उसको। समय क्या है कि पर्याय रूप वृत्ति है, वो इसका नाम समय है। तो समय पर्याय रूप वृत्ति ही मानना चाहिए। उस वृत्ति मान जो पदार्थ की वृत्ति है, पर्याय है, उसको पर्याय रूप मानो। समय पर्याय रूप वृत्ति ही मानना चाहिए। वृत्तिमान कालाणु पदार्थ की क्या आवश्यकता है? तो वृत्तिमान की क्यों मानते हो? वृत्तिमान माने पदार्थ को क्यों मानते हो? उस वृत्ति से हम काम चला लेंगे, उस पर्याय से हम काम चलाएंगे, तो हमें वृत्तिमान मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम काल पदार्थ को वृत्तिमान मानेंगे नहीं। ऐसा प्रश्न किया उसने। तो उससे कहते हैं कि मात्र वृत्ति मान समय रूप परिणमन परिणति। अब यहाँ वृत्ति का अर्थ परिणति लिया ना, क्या मात्र वृत्ति माने, देखो कोष्टक में लिखा है समय रूप परिणति, माने वो वृत्ति शब्द को यहाँ पर्याय में लिया है कि वो मात्र वृत्ति माने समय रूप परिणति ही काल नहीं है, होता काल नहीं हो सकता। अकेली वृत्ति काल नहीं है, वो वृत्ति पर्याय है, तो उसका कोई कारण, कोई वृत्तिमान पदार्थ जरूर होना चाहिए। कार्य है तो कार्य का कारण होता ही है, तो कारण के बिना कार्य किसका होगा? तो वो कहते कार्य है तो समय रूप वृत्ति तो परिणति है, काल नहीं है वो। क्योंकि वृत्ति वृत्तिमान के बिना नहीं हो सकती। जो वृत्ति होती है पर जो परिणमन होता है वो पर्याय वृत्तिमान माने पदार्थ के बिना, द्रव्य के बिना नहीं होता है। वृत्तिमान माने द्रव्य, द्रव्य के बिना पर्याय किसकी होगी? कारण के बिना कार्य कैसे होगा? नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या है, यदि यह कहा जाए, फिर वो प्रश्न दोबारा कहता है कि यदि हम ये कहें, यदि यह कहा जाए कि वृत्तिमान के बिना ही वृत्ति हो सकती है, वो फिर वो जिद कर रहा है कि वृत्तिमान के बिना वृत्ति हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? जो आगम कहता है उस बात को स्वीकार करो कि वृत्तिमान के बिना वृत्ति होती नहीं है, और तुम कह रहे वृत्तिमान के बिना वृत्ति हो जाएगी। वृत्तिमान जो परिणमन है, उसका जो पर्याय रूप परिणमन है, तो वो बिना कारण के कार्य कैसे हो जाएगा? फिर कारण होगा तो कारण मान द्रव्य, तो उसका कार्य होगा वो पर्याय होगी। यदि यह कहा जाए कि वृत्तिमान के बिना ही वृत्ति हो सकती है, तो हम पूछते हैं कि अकेली वृत्ति उत्पाद व ध्रुव की एकता रूप कैसे हो सकती है? तो पूछ रहा है कि अकेली जो वृत्ति है वो उत्पाद व और ध्रुव तीन रूप कैसे हो सकती है? वो वृत्ति अकेली है, वो एक समय की वृत्ति है, उसको समय में भेद नहीं है। ऐसी वो वृत्ति है, वो उत्पाद व ध्रुव कैसे हो जाएगी? उत्पाद व ध्रुव की एकता रूप कैसे हो सकती है? यदि कोई एक है के अनादि अनंत अनंतर अनेक अंशों के कारण एकता एकात्मकता होती है। अनेक अंश का मिलेंगे एक वो बन जाएगा, अंशी बन जाएगा, समझ लो द्रव्य बन जाएगा। अनेक अंश मिलकर के वो अंशी बन जाएगा। तो क्या कहते, इसलिए पूर्व के अंशों का नाश होता है और उत्तर के अंशों का उत्पाद होता है और एक आत्मकता रूप ध्रुव होता है। इस प्रकार अकेली वृत्ति भी उत्पाद व ध्रुव की एकता हो सकती है। वो कहते अकेली वृत्ति में उत्पाद व ध्रुव घटा देंगे हम, ऐसा उसने प्रश्न किया है। अब उसको उत्तर उससे कहते हैं, अब उसको उत्तर दे रहे हैं उस व्यक्ति से, कहते जो ये कह रहा है कि उत्पाद व ध्रुव भी एक वृत्ति में आके घट जाएंगे, हम वृत्तिमान को नहीं मानेंगे। वृत्तिमान की क्या जरूरत है? ये प्रश्न किया उसने कि वृत्तिमान को मानने की क्या आवश्यकता है? वृत्ति में ही एक समय में ही तीनों चीज क्यों घट जाएंगी? उत्पाद व ध्रुव एक समय में होते ही हैं, तो एक समय में हो जाएंगे। उससे कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है।
कि जो तुम कह रहे हो ये बात तो संभव नहीं है। क्योंकि उस अकेली व्यक्ति में तो जिस अंश में नाश है, जिस अंश में उत्पाद है, वे दोनों अंश एक साथ प्रवृत्त नहीं होते। उत्पाद और नाश ये दो अंश हैं, दोनों अंश एक साथ होते नहीं हैं। जब उत्पाद होता है तो व्यय नहीं होता है तो हैं अंश वो, लेकिन वो दो अंश एक साथ कैसे हो जाएंगे? उत्पाद और व्यय दो परस्पर विरोधी अंश हैं, तो उत्पाद और व्यय दोनों विरोधी अंशों का एक साथ कैसे हो जाएंगे? इसलिए वो एक साथ नहीं हो सकते हैं। कह रहे देखो, वे दोनों अंश एक साथ प्रवृत्त नहीं होते, इसलिए उत्पाद और व्यय में ऐसा कैसे हो सकता है? उत्पाद व्यय तो परस्पर विरोधी दो अंश हैं, वो एक साथ में कैसे हो जाएंगे? एक संग नहीं होंगे, उसमें समय भेद तो होगा। नष्ट अंश के सर्वथा अस्त होने से, जो नष्ट अंश है वो सर्वथा अस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नष्ट अंश के सर्वथा अस्त होने से और उत्पन्न होने वाला अंश अपने स्वरूप को प्राप्त न होने से, उत्पन्न होने वाला स्वरूप ने अपना स्वरूप को प्राप्त नहीं किया, अंश होने वाला नष्ट हो गया, अंश हो गया। हैं दो अंश है, एक अंश खत्म हो गया और दूसरा अंश अभी उत्पन्न नहीं हुआ। तो ना नष्ट होने वाले नष्ट अंश से सर्वथा अस्त होने से और उत्पन्न अंश वाला होने वाला अंश अपने स्वरूप को प्राप्त न होने से, नाश प्राप्त न होने से और उत्पाद की एकता में रहने से, और उत्पाद में एक संग, दोनों एक संग रहे। तीन चीज़ बताएं, उत्पाद में ध्रुव में एक रूपता एकता। तो कहते हैं कि उत्पाद की एकता में रहने वाला ध्रुव कैसे हो सकता है? तीन चीज़ एक साथ नहीं बन सकती हैं। उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये तीन चीज़ें एक साथ नहीं बन सकती हैं, ऐसा वो विरोध कर रहे हैं। ऐसा होने पर त्रिलक्षणता नष्ट हो जाती है। तीन लक्षणों पर नष्ट हो जाए, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, ये तीन लक्षण है ना, ये तीन लक्षणों पर नष्ट हो जाएगा। और उत्पाद, व्यय और ध्रुव तीनों एक समय में होते नहीं हैं। क्यों ऊपर से विरोधी हैं। जब उत्पाद होगा तो व्यय नहीं होगा, व्यय होगा तो उत्पाद नहीं होगा, और जब ध्रुव रहेगा। और जो अब ये कह रहे हैं कि बौद्ध सम्मत, ये इसमें बौद्ध मत का प्रसंग आएगा। बौद्ध सम्मत क्षणभंगर अस्त उल्लसित हो उठता है, तो इसमें जो क्षणभंगुरता है ना बौद्धों की, वो इसमें प्रकट उल्लसित हो जाएगी, मैंने प्रकट हो जाएगी। जो तुम ऐसा कहोगे तो फिर इसमें बौद्ध मत आ जाएगा, बौद्ध मत उल्लसित हो जाएगा, माने बौद्ध मत आ जाएगा। बौद्ध सम्मत क्षणभंग, जो क्षणभंग, बौद्ध लोग क्षणभंगुर मानते हैं वस्तु को, एक क्षण में नष्ट हो गई, वो वस्तु ही नष्ट हो गई। तो आप यहाँ तो कहते हैं वस्तु तो है, उत्पाद है, उत्पाद और व्यय हुआ, उसमें ध्रुवपना मौजूद है। तो आप तो उत्पाद में ध्रुव तीन चीज़ें मानते हैं, और वो क्या करता है कि वो बस जो वस्तु नष्ट हो गई वो नष्ट ही हो गई, फिर उत्पन्न नहीं होती। वो बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं वस्तु क्षणक है, क्षणक भर में नष्ट हो जाती है, ऐसा उनका सिद्धांत है बौद्धों का। वस्तु को जो क्षणकवादी कहलाते हैं, जैसे सांख्य मत नित्यवादी कहलाता है और बौद्ध क्षणकवादी कहलाते हैं। ये दोनों में परस्पर ऐसा अंतर है। वो एकांत नित्यवादी है सांख्य, और ये बौद्ध जो है एकांत क्षणकवादी हैं। जैन कहते हैं कि उसमें उत्पाद व ध्रुव होता है, इसे वो एकांत क्षणक भी है और नित्य भी है, दोनों धर्म उसमें हैं, तो एक समय में दोनों धर्म हो सकते हैं। ये जैन धर्म का मानना है। उत्पाद व ध्रुव के साथ में एक युक्तम और सत्य, वो सत्य पदार्थ है और एक समय में होता है सत्य, सद्रव्य का लक्षण है। बौद्ध सम्मत क्षणभंग उल्लसित हो उठता है, मतलब क्षणभंग प्रकट हो जाएगा, उल्लसित हो जाएगा, मैंने प्रकट हो जाएगा। नित्य द्रव्य अस्त हो जाएगा, और जो द्रव्य का नित्यपना है वो सर्वथा नष्ट हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नित्य द्रव्य अस्त हो जाता है और क्षण ध्वंसी भाव उत्पन्न हो जाता है। बौद्धों के हिसाब से वो नित्यपना तो नष्ट हो जाएगा और क्षणपना उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए तत्व विप्लव के भय से, तो तत्व का नाश हो जाएगा। तत्व विप्लव मान तत्व का नाश हो जाएगा। तत्व विप्लव के भय से
अवश्य ही वृत्ति का आश्रयभूत, वो वृत्ति का जो आश्रयभूत वृत्तिमान खोजना पड़ेगा तुम्हें, तो द्रव्य को खोजना पड़ेगा। वो पर्याय है, अकेले पर्याय से कुछ नहीं होगा। पर्याय तो वृत्तिमान तो पर्याय है और वृत्तिमान द्रव्य है, तो वृत्तिमान को खोजना पड़ेगा। वृत्तिमान के बिना अकेली वृत्ति से कुछ नहीं होगा। माने द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है, नहीं हो सकती है। वृत्तिमान माने द्रव्य और वृत्ति माने पर्याय। तो क्या कहते हो कि वृत्ति का आश्रयभूत कोई वृत्तिमान खोजना आवश्यक है। वृत्ति का जो सहारा है, आश्रय है, ऐसा जो वृत्तिमान द्रव्य है उसकी खोज आवश्यक है। वृत्तिमान द्रव्य, आगे द्रव्य शब्द का प्रयोग किया। वृत्तिमान द्रव्य सब प्रदेशी ही होता है। तो जो वृत्तिमान द्रव्य होता है वो प्रदेश सहित ही होता है, क्योंकि अप्रदेश के अन्वय और व्यतिरेक सिद्ध होना असिद्ध हैं, सिद्ध नहीं होते हैं। अन्वय और व्यतिरेक से वस्तु होने पर होना वो अन्वय, और जिसके न होने पर न होना वो व्यतिरेक, तो अन्वय व्यतिरेक नहीं बनेंगे। यहाँ एक प्रश्न है, अब यहाँ फिर एक नया प्रश्न खड़ा करें। हर प्रश्न जो संभावना है उस प्रश्न को खड़ा किया, फिर उसका समाधान कर दिया। ये आचार्यों की पद्धति ये है कि पहले प्रश्न बनाते हैं फिर उसका समाधान कर देते हैं। यहाँ एक प्रश्न क्या है, यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि काल द्रव्य सप्रदेशी है, काल द्रव्य को आपने सिद्ध किया ना, इसमें गाथा में कहा है काल द्रव्य सब प्रदेश सहित होता है, प्रदेश रहित नहीं होता है। प्रदेश रहित पहले कहा था लेकिन वो अपेक्षा थी अलग। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि काल द्रव्य एक सब प्रदेशी माने एक प्रदेशी है। सब प्रदेशी का मतलब प्रदेश वाला एक प्रदेश वाला है। वो काल द्रव्य एक ही प्रदेश होता है। और जैसे धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं, है ना। तो आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। और प्रत्येक जीव का एक प्रदेश, प्रत्येक जीव का एक प्रदेश होता है, असंख्य प्रदेश होते हैं। प्रत्येक जीव के असंख्य प्रदेश होते हैं। जितने जीवानंद हैं उतने असंख्य प्रदेश होते हैं। तो इस तत्वार सूत्र में ये सब आ चुकी है। क्या धर्म एक जीवानाम, ऐसा सूत्र है ना कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो ये कहते हैं कि यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि काल सप्रदेशी है तो फिर लोकाकाश के समान ही काल द्रव्य के भी एक द्रव्यत्व के हेतुभूत असंख्य प्रदेश मान लेना में क्या आपत्ति है। वो कहते हैं काल द्रव्य को भी तुम एक असंख्य प्रदेशी मान लो, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है। काल द्रव्य को भी तुम एक प्रदेशी की जगह असंख्यात प्रदेशी मान लो, इसमें क्या आपत्ति आएगी तुमको। इसमें नहीं, आपत्ति नहीं आनी चाहिए। ये प्रश्न किया है क्या, जब यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि काल द्रव्य सप्रदेशी है, प्रदेश सहित है, तो फिर लोकाकाश के समान, लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं, काल द्रव्य के भी एक प्रदेश है, एक द्रव्यत्व के हेतुभूत जो असंख्य प्रदेश हैं। एक द्रव्य का के हेतु में कितने प्रदेश होते हैं, असंख्य प्रदेश होते हैं। तो उस असंख्य प्रदेश तुम इसके ही मान लो। जैसे तुम अन्य धर्म अधर्म के और एक जीव के प्रदेश माने असंख्य माने हैं, ऐसे ही तुम काल के भी असंख्य प्रदेश मान लो। इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है, तुम्हें इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए। एक प्रदेश क्यों मानते हो, असंख्यात प्रदेश ही मान लो काल द्रव्य को। ये प्रश्न किया उसने, काल द्रव्य को तुम एक प्रदेश ही कहते हो, तो एक प्रदेश क्यों कहते हो, उसको भी असंख्य प्रदेश ही कह दो। एक द्रव्यत्व के हेतुभूत, एक द्रव्य का हेतु कौन है, असंख्य प्रदेश हैं। असंख्य प्रदेश मानने में क्या आपत्ति है। असंख्य प्रदेश मानने में क्या है, एक द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो तुम काल द्रव्य के असंख्यात प्रदेश मान लो, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है। ये प्रश्न किया है, अब इसका उत्तर देते हैं। इसका समाधान यह है कि ऐसा मानने पर पर्याय समय प्रसिद्ध नहीं होता। ऐसा मानने पर पर्याय, एक समय की पर्याय है ना, वो उसकी प्रसिद्धि नहीं हो पाएगी। ऐसा मानने पर पर्याय समय प्रसिद्ध नहीं होता।
जो समय पर्याय है वो एक समय की प्रसिद्ध नहीं हो पाती है, और यहाँ काल द्रव्य को एक समय का सिद्ध किया है। इसलिए काल द्रव्य के असंख्य प्रदेश मानना योग्य नहीं है। काल द्रव्य के असंख्यात प्रदेश मानना योग्य नहीं है। काल द्रव्य का एक ही प्रदेश ही है। पहले क्या कहा था? अप्रदेशी कहा था, तो एक प्रदेशी को यह प्रदेशी नाम दिया, पर्यायवाची नाम दिया था। आप जो कहते आप प्रदेशी कहने में तुम्हें दिक्कत आती है तो मत कहो, एक प्रदेशी कहो। लेकिन वो एक प्रदेशी है तो असंख्यात प्रदेशी नहीं होगा, वो एक ही प्रदेशी रहेगा। परमाणु के द्वारा मंद गति, जो उसका उदाहरण समझा रहे हैं कि एक प्रदेश का क्या अर्थ होता है कि एक परमाणु, पुद्गल का परमाणु बगल वाले आकाश के दूसरे प्रदेश पर जाएगा, एक प्रदेश से हटकर दूसरे प्रदेश तक जाएगा, मंद गति से गमन करेगा, तो उसका नाम एक समय होगा। वो समय की स्थिति कर रहे हैं कि समय किसे कहते हैं, समय क्या चीज़ है। तो एक पुद्गल का सबसे छोटा परमाणु और आकाश का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाएगा, मंद गति से जाएगा, तो उसका नाम एक समय होगा। इस समय की व्याख्या है। मंद गति से आकाश के एक प्रदेश का उल्लंघन करके, एक प्रदेश का उल्लंघन करने के आधार पर काल द्रव्य के समय नामक पर्याय मानी जाती है। इस समय नामक जो पर्याय होती है काल द्रव्य की, कितनी बड़ी होती है कि एक पुद्गल का परमाणु आकाश के एक प्रदेश से और बगल वाले दूसरे प्रदेश तक जाएगा, मंद गति में गमन करेगा, तो उसका उस अवधि का नाम एक समय होगा। एक समय का माप बता रहे हैं। एक समय कैसे कहते हैं कि पुद्गल का एक परमाणु एक आकाश के प्रदेश में गमन करे और बगल वाला दूसरे प्रदेश तक पहुँचे, मंद गति से जाएगा, तो उसका नाम एक समय होगा। एक तीव्र गति से उसकी स्वभाव में बता दिया है कि काल द्रव्य का एक जो पुद्गल का एक जो परमाणु है उसमें ताकत इतनी है तो एक समय में भी अनंत लोकाकाश को नाप सकता है। मानो मंद गति का शर्त इसलिए लगाई है कि मंद गति से गमन करेगा तो दूसरे स्थान तक जा पाएगा, और तीव्र गति से गमन करेगा उसकी बात यहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत लंबे एक समय में पूरा 14 राज चला जाता है, ऐसी सामर्थ्य उसमें है, उसकी बात नहीं करते। इसलिए मंद गति से शब्द क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि उसका गमन जो मंद गति से हो गए, किसका? पुद्गल के परमाणु का आकाश के प्रदेश में गमन करे। वो पुद्गल का परमाणु आकाश के प्रदेश में, ये पुद्गल आकाश कहाँ से लाए? कहते ये माप का है, बता रहे हैं। जैसे हमें बताया था ना गज का माप है, तो गज से कोई लेना देना नहीं, वो लोहे का होता है। लेकिन एक गज है 5 गज की मीटर की वो है धोती है, तो धोती को मापना है तो धोती कितनी है? 5 गज की है, तो गज तो माप है। ऐसे पुद्गल का परमाणु और आकाश का प्रदेश तो दोनों माप हैं, यहाँ से वहाँ तक जाने के माप हैं। और असली तो जो काल का जो सबसे छोटा समय है, समय की व्याख्या कर रहे हैं कि समय किसे कहते हैं कि एक पुद्गल का अणु पास आकाश के प्रदेश में गमन करता हुआ और दूसरे प्रदेश के पास पहुँचे, मंद गति से गमन करे, उसका नाम एक समय है। समय की व्याख्या करी उन्होंने। ऐसा जो समय है वो आकाश का एक पर्याय है, वो आकाश की, और वृत्तिमान वो उसका द्रव्य है। वृत्ति पर्याय और वृत्तिमान द्रव्य। उल्लंघन करे आधार काल द्रव्य की समय नामक पर्याय मानी जाती है। अब इसके आगे देखिए थोड़ा सा, द्रव्य समय अर्थात तो काल पदार्थ, जो द्रव्य का जो समय है वो क्या चीज़ है? वो काल पदार्थ है। अभी बताना क्या है उन्हें कि काल नाम का जो पदार्थ है, काल नाम का जो द्रव्य है उसका, और काल और द्रव्य का जो समय है, द्रव्य समय अर्थात तो काल पदार्थ, वो समय है वो काल का पदार्थ है। काल पदार्थ मान काल द्रव्य है, वो पदार्थ मान द्रव्य। तो काल द्रव्य लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश वाला एक द्रव्य हो तो भी परमाणु के द्वारा उसका
एक प्रदेश उल्लंघित होने पर पर्याय समय सिद्ध होता है। माने इस पर्याय समय को सिद्ध करना है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु तक जावे, उसका नाम एक समय है। समय की व्याख्या कई बार कुछ नहीं समझते। द्रव्य समय अर्थात तो द्रव्य का समय क्या है, तो वो कहे काल पदार्थ का लोक आकाश में गमन करता है, असंख्यात प्रदेशों में जाता है। तो एक द्रव्य हो तो भी परमाणु के द्वारा उसका एक प्रदेश उल्लंघन होता है। मंद गति से गमन करे तो एक प्रदेश ही उल्लंघन कर पाता है, वो उसका नाम पर्याय समय की सिद्धि कैसे होगी। यदि कोई कहे, आप फिर प्रश्न कर रहे हैं कि यदि कोई ऐसा कहे कि द्रव्य समय में के दो भेद हैं, एक द्रव्य समय एक भाव समय। द्रव्य समय क्या कहते हैं, अब द्रव्य भी समय है तो समय काल के पर्याय है, लेकिन वो द्रव्य के भाव के वजह से भेद है उसका। यदि कोई ऐसा कहे कि द्रव्य समय अर्थात काल पदार्थ लोकाकाश के जितने असंख्य प्रदेश वाला एक द्रव्य हो तो भी परमाणु के द्वारा उसका एक प्रदेश उल्लंघित होने पर पर्याय समय की सिद्धि हो तो क्या आपत्ति है। वो तो कहते हम इसमें आपत्ति क्यों कर रहे हो, आप किस में आपत्ति कर रहे हो कि एक द्रव्य का समय है, वो एक द्रव्य समय है, माने द्रव्य समय पर्याय समय। तो द्रव्य समय अर्थात तो काल पदार्थ, द्रव्य समय माने काल पदार्थ, काल का जो पदार्थ है, काल का जो द्रव्य है वो लोकाकाश के जितने असंख्य प्रदेश हैं उतने में वो गमन करे, लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर वो असंख्यात प्रदेशों में गमन करे। इसमें तुम्हें आपत्ति क्यों होती है, तुम एक ही समय क्यों लगाते हो। एक पूछता है वो कि यदि वो असंख्य प्रदेश वाला एक द्रव्य हो, वो असंख्य प्रदेश वाला एक द्रव्य हो, वो जो कौन काल पदार्थ है वो असंख्य प्रदेश वाला हो वह, तो इसमें तुम्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्यों आपत्ति करते हो। एक प्रदेश वाला क्या असंख्य प्रदेश वाला एक द्रव्य हो तो भी परमाणु के द्वारा उसका एक प्रदेश उल्लंघित होने पर परमाणु के द्वारा तो एक ही प्रदेश का उल्लंघन करता है। माने वो असंख्यात प्रदेश ही रहे और फिर वो एक समय में उल्लंघन कर जाए तो इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है। ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो असंख्यात प्रदेश ही रहे उसके बाद में वो एक समय में उल्लंघन कर जाए, कर जाने दो, ऐसा प्रश्न किया उसने। क्या देखो फिर पढ़ता हूँ मैं एक बार कि यदि ऐसा कहे कोई, क्या कहे कि द्रव्य समय अर्थात काल का पदार्थ, द्रव्य समय माने काल द्रव्य समय और पर्याय समय। द्रव्य समय माने काल का पदार्थ है, काल पदार्थ तो काल द्रव्य, अर्थात काल द्रव्य लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में, असंख्यात प्रदेश होते हैं लोकाकाश के, तो असंख्यात प्रदेशों वाला एक द्रव्य हो, यदि वो काल द्रव्य को हम असंख्यात प्रदेश वाला मान लें तो तुम्हें इसमें क्या आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न कर रहे हैं वो कि हम उसको तुम एक प्रदेशी कहते हो बार बार, काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, एक प्रदेशी होता है, तो एक प्रदेश क्यों कहते हो, असंख्यात प्रदेश रहे तो क्या आपत्ति रहेगी। असंख्य प्रदेश वाला एक द्रव्य हो तो भी परमाणु के द्वारा उसका प्रदेश एक उल्लंघित हो जाएगा, होने पर पर्याय समय बन जाएगा। पर्याय समय माने एक द्रव्य समय एक पर्याय समय, तो पर्याय समय बनाना है तो वो असंख्यात प्रदेश द्रव्य हो और उसको एक समय में वो जितना उल्लंघन करेगा तो उस पर्याय समय बन जाएगा। माने पर्याय को समय तुम सिद्ध करना चाहते हो तो पर्याय द्रव्य समय तो एक पदार्थ है वो, उसमें पर्याय को सिद्ध करना है आपको। तो पर्याय एक समय तो जो परमाणु एक समय से दूसरे स्थान पर जाएगा उसको हम एक समय लगेगा, उसको हम एक पदार्थ कह देंगे, तो इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है। ये प्रश्न किया उसने कि उल्लंघित होने पर पर्याय समय की सिद्धि हो तो क्या आपत्ति है। यदि पर्याय समय की सिद्धि करने के लिए हम ऐसा कहें कि जो द्रव्य काल पदार्थ था उस द्रव्य काल पदार्थ में उसे परमाणु ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो समय लगाया उसको हम पर्याय कह देंगे। अभी तुम्हारी समझ आ नहीं रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। मैं क्या कहना चाहते हैं वो समझो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्याय की व्याख्या आपको करना, समय की व्याख्या आपको करना है।
तो हम पेड़ द्रव्य को तो असंख्यात प्रदेशी मान लेंगे, काल द्रव्य को तो हम असंख्यात प्रदेशी मान लेंगे। प्रश्न है ना, प्रश्न उसने किया है तो हम काल द्रव्य को असंख्यात प्रदेशी मान लेंगे और फिर हम उसको समय की व्याख्या करेंगे कि एक प्रदेश, एक पुद्गल का परमाणु दूसरे पुद्गल के परमाणु तक जब गमन करेगा तो उसका नाम एक समय हो जाएगा। तो हम ऐसा मानेंगे कि हम असंख्यात प्रदेशी मानने पर भी ऐसा मानेंगे तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम उसे एक प्रदेशी क्यों कहते हो? सवाल ये है, हम उसे असंख्यात प्रदेशी कहेंगे, असंख्यात प्रदेशी में भी उसके काल का समय बन जाएगा। पर्याय समय बनाना है ना, पर्याय का समय क्या, पर्याय के समय की व्याख्या है कि एक पुद्गल का परमाणु दूसरे पुद्गल के परमाणु तक जाए, उसमें वो आकाश के प्रदेश में जाएगा तो वो जो परिणमन होगा उसको हम काल का समय कह देंगे। तो वो असंख्यात बनने में क्या दिक्कत आएगी तुमको? असंख्यात एक काल के द्रव्य के असंख्यात प्रदेश बने रहें और फिर ये काम हो जाएगा तो हो सकता है। तुम इसमें क्यों दोष दिखाई देता है? ऐसा प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया है। अब उसका उत्तर देते हैं। देखो, ऐसा मानने पर दो दोष बताए इसमें, बड़े बड़े दोष। ऐसा मानने पर निम्नांकित दो आपत्तियाँ आती हैं। दो आपत्ति क्या आती हैं? दोनों आपत्तियों को अपन पढ़ लेते हैं और उसके बाद आज का विषय अपना खत्म हो जाएगा। दो आपत्तियाँ पढ़ लो आप। प्रथम तो द्रव्य एक देश की परिणति को संपूर्ण द्रव्य की परिणति मानने का प्रसंग आएगा कि जो एक प्रदेश है उसमें असंख्यात प्रदेश ही मान रहे हो, है तो उसका एक प्रदेश। प्रथम तो द्रव्य के एक देश परिणति को संपूर्ण द्रव्य की परिणति मान रहे हो, है एक देश की परिणति को संपूर्ण परिणति मान रहे हो। पहला प्रश्न तो यही आएगा, एक देश की वृत्ति को संपूर्ण द्रव्य की वृत्ति मानने का विरोध है कि जो एक देश की वृत्ति है उस संपूर्ण प्रदेश की वृत्ति मानने में विरोध आता है। संपूर्ण पदार्थ काल पदार्थ का सूक्ष्म अंश वृत्यांश है। संपूर्ण जो काल पदार्थ है उसका सूक्ष्म अंश है, वो वृत्यांश है, तो उसमें आपत्ति आएगी। वह समय है, वो उसका नाम समय है, परंतु उसके एक देश का वृत्तांश समय नहीं है। वो इसके समय की व्याख्या कर रहे हैं। समय क्या चीज़ है कि एक देश का वृत्तांश है, वो समय नहीं है। तो समय क्या है कि सूक्ष्म, जो ये सूक्ष्म वृत्तांश है वो समय है और एक देश वृत्तांश समय नहीं है। दोनों अंतर क्या है? ये तुम तो कह रहे एक देश और हम कह रहे सूक्ष्म। सूक्ष्म तो समय है क्या, जो वो संपूर्ण काल पदार्थ का जो सूक्ष्म पदार्थ है उसका नाम वृत्तांश है और वो उसका नाम एक समय है। काय का नाम एक समय है? सूक्ष्म पने का सूक्ष्म पदार्थ है उसका नाम एक समय है। और उन्हें क्या कहा और क्या नहीं है कि एक देश जो वृत्तांश है उसका नाम समय नहीं है। का अंतर क्या है तो सूक्ष्म तो समय है और एक देश समय नहीं है। मैंने संपूर्ण जो काल द्रव्य है उसका जो सूक्ष्म अंश है उसका नाम एक समय है, ना कि एक देश का नाम एक समय है। एक देश का नाम एक समय नहीं है, सूक्ष्म का एक समय है। क्या समझिए आप? समझ में आया कुछ? क्या दो बात, एक तो एक देश और एक सूक्ष्म अंश। सूक्ष्म अंश तो पूरे द्रव्य का जो सूक्ष्म अंश है वो तो समय है, लेकिन उसका एक देश माने एक अंश समय नहीं है। समय की व्याख्या कर रहे हैं। समय क्या चीज़ है? तो समय कहते समय के दो भेद करो, एक सूक्ष्म अंश और एक देश वृत्ति। तो एक देश वृत्ति समय नहीं है, सूक्ष्म अंश समय है। समझ आया? एक तो पहले दिए आएगा। दूसरा दोष क्या है कि दूसरे त्रियक परिचय को ऊर्ध्व परिचय पढ़ने का प्रसंग आएगा। जो है तो त्रियक परिचय वो, और उसको ऊर्ध्व परिचय का प्रसंग आ जाएगा। जो चीज़ त्रियक परिचय है वो ऊर्ध्व परिचय बनेगी। जो दूसरे त्रियक परिचय को ऊर्ध्व परिचय का प्रसंग, परिचय माने समूह है, जो तिरछा समूह है वो ऊर्ध्व परिचय माने ऐसा समूह का प्रसंग आएगा। परिचय माने क्या बताया था? एक दिन समूह बताया था ना, समूह है। तो परिचय त्रियक परिचय माने त्रियक समूह है, तिरछा समूह है, उसको ऊर्ध्व परिचय का प्रसंग आएगा। त्रियक परिचय को ऊर्ध्व परिचय बनने का प्रसंग आता है। तात्पर्य यह है कि ऐसा मानने पर काल द्रव्य एक प्रदेश में बरते
फिर दूसरे प्रदेश में बरते, फिर तीसरे अन्य प्रदेश में बरते, इस प्रकार का प्रसंग आता है। ये प्रसंग क्या आएगा कि वो काल द्रव्य बार बार एक प्रदेश दूसरा प्रदेश तीसरा प्रदेश में जाएगा तो असंख्यात प्रदेश सिद्ध हो जाए। है तो एक प्रदेश ही, उसे आप असंख्य प्रदेश ही बता रहे हो, तो असंख्यात प्रदेश में जाएगा तो असंख्यात जाएगा। तो क्या कहते, ऐसा मानने पर काल द्रव्य एक प्रदेश में बरते, फिर दूसरे प्रदेश में बरते, फिर तीसरे प्रदेश में बरते, इस प्रकार प्रसंग आता है, आपत्ति आती है। इसलिए तिर्यक प्रत्यय को ऊर्ज प्रत्यय पना न मानने वालों को पहले से ही काल को प्रदेश मात्र निश्चित करना पड़ेगा। फिर एक काल द्रव्य को एक प्रदेशी मानना पड़ेगा। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, वो प्रदेशी नहीं है, क्योंकि वो प्रदेशी मानने में ये दोष आता है। अब इसका और विशेष स्पष्टीकरण करना होगा तो अपन कल करेंगे। मैं जानता हूँ कि अब पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो पाया होगा, तो अपन वो तो कल दोबारा ले लेंगे इस विषय को। चलो टाइम हो गया अभी। जबली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज सभी व्यवस्थित बैठ जाएं पुनः।